तमाम ब्रोकर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हयात खान, जैसा कि हमारे डिफेंस क्लिफ्टन में काम करने वाले और तमाम ही पाकिस्तान के ब्रोकर्स ये जानते हैं कि डिस्क्लेरिया जो कि पाकिस्तान की एक नामवर एसोसिएशन है, उसके इलेक्शन होने जा रहे हैं 2021, जो कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 31 तारीख को। इस हवाले से आज कुछ थोड़ी सी बात अपने दोस्तों से करूँगा, और हमारे तमाम दोस्त ही इस बात को जानते हैं कि डिस्क्लेरिया के इलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं कि इस इलेक्शन में, क्योंकि पिछले जितने भी इलेक्शंस थे उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा इलेक्शन बन गया है कि इसमें 4 ग्रुप्स की जगह 2 ग्रुप्स आ गए, और यानी कि 2 अलायंसेस बन गए हैं। एक यूनिटी ग्रुप और टीआरजी ग्रुप ने अलायंस बनाया है यूटीए के हवाले से, और दूसरा अलायंस जो है प्रोफेशनल ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप पीपीए अलायंस के तौर पे जो है वो सामने मौजूद है। इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं वो कुछ इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अजीब सी कुछ पॉलिटिक्स जो है वो इन इलेक्शंस में हमारे सामने आई। मेरे जितने दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे और क्लिफ्टन न्यूज़ के मेरे जो कॉलम्स हैं उनके हवाले से फॉलो करते हैं, उन्हें डेफिनेटली याद होगा कि मैंने 2 साल पहले एक बात की थी जब ये एक इशू उठा था प्लॉट का, और 1 करोड़ 73 लाख रुपए के हवाले से जो बात होती रही, राजा मजहर साहब का हमारे प्रेसिडेंट है, तो मैंने ये अर्ज़ की थी और 12 इसको दोहराता रहा कि ये जो प्लॉट का इशू है ये सॉल्व नहीं होगा, और ये बेसिकली इलेक्शन इशू बन चुका है, और इसी इशू के ऊपर इलेक्शन होंगे। और हमारे तमाम दोस्त ये देख रहे हैं इस वक्त कि यूटीए के फंक्शन में चले जाएं तो प्लॉट, पीपीए के फंक्शन में चले जाएं तो प्लॉट। एक ग्रुप ये कहता है कि जी हमने डिस्क्लेरिया का असासा बना दिया, दूसरा ग्रुप ये कहता है कि जी डकैती हो गई। ये मसला चलता रहा पिछले 2 साल। सीनियर्स की कमेटीज़ बनती रही, मेंबरशिप सस्पेंड होती रही, और इस दफ़ा हमने देखा कि जॉइंट रजिस्ट्रार एक नया किरदार, जिसको कि हम डिस्क्लेरिया के दोस्त नहीं पहचानते थे, पता तो सबको था, लेकिन कभी उनसे जो है वो इस तरीके से लेटरबाजी नहीं हुई जो पिछले 2 साल में हुई। और उसका नतीजा ये निकला कि आखिर में जो जॉइंट रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने एक लेटर लिखा जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दो, और अपना जो ये इशू है इसको या तो अपनी मैनेजिंग कमेटी में सॉल्व कर लो, वरना एजीएम में ले जाओ, और अगर वहाँ पे भी आप लोग पढ़े लिखे और तदब्बुर रखने वाले और बाशऊर लोग नहीं कर पाओ तो फिर कोर्ट चले जाओ। तो हमारे जो सीनियर तरीन मोअज़्ज़िज़ लीडरान थे वो बेचारे मैनेजिंग कमेटी में सॉल्व नहीं कर पाए। उसके बाद एनुअल जनरल बॉडी भी हमारे तमाम दोस्तों ने देखी, और आखिर में ये हुआ कि हमने कोर्ट खेलना शुरू किया, और राजा मजहर साहब कोर्ट गए, फिर हमारे नूर अब्रेज़ो साहब कोर्ट गए, और दोनों सदर जो है वो अपने अपने लोगों के साथ वहाँ मोट छोले खाते हुए पाए गए, कुछ लोग हलवा पूरी भी खाते हुए पाए गए। तो खैर होना हुआ क्या था, 20 तारीख को एक डिसीजन कोर्ट ने दिया कि जी राजा मजहर साहब की जो है सस्पेंशन जो है वो बहाल होगी। वो अपील में चले गए, और वहाँ अपील में 26 तारीख को एक फ़ैसला आया कि जी उनकी मेंबरशिप जो है बहाल है। अब इलेक्शन का जो सिनेरियो बन रहा था, राजा मजहर साहब ने भी अपने पेपर्स जमा कराए थे, नॉमिनेशन पेपर, और 20 तारीख के डिसीजन आने के बाद वो नायल हो गए इलेक्शन के लिए, और ज़ुबैर बेग साहब जो है वो सामने आ गए, और इस वक्त ज़ुबैर बेग साहब यूटीए की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट डिस्क्लेरिया। दूसरी तरफ नूर अब्रेज़ो साहब है, जैसा तमाम दोस्तों को पता है, पीपी अलायंस की तरफ से। अब जो सिनेरियो बन रहा है प्रेसिडेंट की सीट पे, अगर मैं बिल्कुल जेनरली बात करूं तो ज़ुबैर बेग साहब और नूर अब्रेज़ो साहब जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट दोनों का अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 50-50 है
कि ज़ुबैर बेग साहब भी इलेक्शन विन कर सकते हैं और नूर अब्रेज़ो साहब भी कर सकते हैं। दोनों के 50-50 चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि एक यूटीए को ड्रॉबैक ये हुआ कि राजा मज़हर साहब अब इलेक्शन में नहीं है और यूनिटी का जो निशान है इलेक्शन का, जो सिंबल है, वो फूल था। और ज़ुबैर बेग साहब क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने इलेक्शन अपना कॉन्टेस्ट करने के लिए पेपर सबमिट कराए थे, तो उनका निशान जो है गुलदस्ता है। तो हो सकता है कि हमारे कुछ डिक्लेरियंस को वोट डालते हुए कोई कन्फ्यूजन हो और इसकी एज नूर अब्रेज़ो साहब को मिल जाए। तो अब जैसा सदर साहब का मैंने इलेक्शन का बताया, अब इसी तरह हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो एसवीपी के लिए रज़ा हाशमी साहब हैं, जुल्फ़िकार साहब हैं। अब उन दोनों में भी मुकाबला काफ़ी टफ़ है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि नोटों की बड़ी गरमाइश चल रही है, क्योंकि हमारे तमाम लोग, बड़ी मज़े की बात कि वेलफेयर करने आते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो भी तकरीबन इतने खर्च कर रहा है, और कोशिश सबकी यही वेलफेयर करे। बड़ी मज़े की बात, वेलफेयर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और 2000 मेंबर में से इस दफ़ा 1280 या 1290 लोग रह गए जो कि वोट देंगे। अब बाकी कहाँ गए, वो मेरा ख्याल है वेलफेयर की नज़र हो गए। तो एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करूं कि यूटीए ग्रुप के कुछ सीनियर लीडरान जो हैं वो साइडलाइन है। जैसा कि अगर हम यूनिटी की तरफ देखते हैं तो गुलफराज भाई जो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे रियल इस्टेट, ख़ास तौर पे डिफेंस क्लिफ्टन में, गुलफराज भाई वो आदमी है जो कि यूनिटी के जो इलेक्शंस 2 हुए थे और उन्होंने विन किया था, उसकी कंपेन, इलेक्शन कंपेन के वो इंचार्ज थे। लेकिन 2-2.5 महीने पहले कुछ उनके अपने मामलात हुए और कुछ तनाज़ात हुए, जिसकी वजह से वो यूनिटी से साइडलाइन हुए। लेकिन अब माशाल्लाह वो फंक्शंस में नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका भी कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो यूनिटी पे पड़े। दूसरी तरफ अगर प्रोफेशनल ग्रुप में देखते हैं तो दिलदार अहमद भाई जो कि 5 साल इसके प्रोफेशनल के प्रेसिडेंट रहे, चेयरमैन रहे, आजकल वो किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, बहरहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह और सीनियर रहनुमा जो हैं साजिद आना साहब और दूसरे लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज़ हैं पीपीआई अलायंस से और बड़ी खुल के यूटीए की जो है वो सपोर्ट में इस वक्त कैंपेनिंग में आगे आगे मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो ग्रुप्स ने अपने लोग खड़े किए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जिन लोगों को ग्रुप्स ने, चाहे वो यूटीए के लोग हों या पीपीए के लोग हों, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो कि बहुत सीनियर हैं। लेकिन देखने में ये आया, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि वो ग्रुप अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, इवन कि उनकी पोस्टें भी नहीं चला रहे। यहाँ तक कि वो बेचारे, हालांकि पैसे भी उन्होंने भी अच्छा खासे पैसे दिए होंगे, अपनी पोस्टें खुद चला रहे हैं और लिख रहे हैं उन पोस्टों पे कि आई एम डिज़र्विंग फॉर दिस पोस्ट। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और मेरा ख्याल है कि ग्रुप्स को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आप लेकर आए हो, बड़ी सीटों पे लेकर आए हो, कम से कम उनकी कंपेनिंग करो। ये चोरी चकारी और ये सारी चीज़ें, प्लाट और 1 करोड़ 73 लाख रुपए तो अपनी जगह पे है, लेकिन 2 दिन बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और वो लोग जो कि जिन लोगों को आपने अपने झंडे तले खड़ा किया है, उन लोगों की सपोर्ट में नहीं आओगे तो ये मेरा ख्याल है कि बुरी बात हो जाएगी। बाकी अब जैसा कि मैंने अपने तमाम दोस्तों को बताया कि रिज़ल्ट जो है वो मेरे हिसाब से इस वक्त ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट की सीट के लिए 50-50 है। और अगर नीचे सेक्रेटरीज पे आ जाए तो उसमें मेरा ख्याल है कि यूटीए जो है वो ज़्यादा सीटें लेके जाती है। इसी तरह अगर हम कौंसलर की सीट पे लेकर आए तो कौंसलर्स तमाम ही बहुत बेहतरीन लोग हैं और टफ़ मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 19-20 के फ़र्क से शायद यूटीए के कौंसलर्स जो हैं उनकी सीटें ज़्यादा हो जाएं। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और अब देखते हैं कि 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल ना मनाएं और एक बेहतर रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आए और डिक्लेरेंस जो है अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए और पिछले 2 साल के जो भी हालात उनके सामने रहे उसको देखते हुए फ़ैसला करें। क्योंकि
मैंने सुना था 40 साल पहले कोई फिल्म बनी थी इंडिया में, उसका गाना था जो कि बड़ा मशहूर भी हुआ था कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो अब देखते हैं कि पब्लिक जो है वो सब जानती है या जानते बूझते कोई नई फनकारी सामने लेकर आती है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।